हाँ जी। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा कि आज हम डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जो एमसीक्यूज हमने ड्राफ्ट किए हैं उसकी डिस्कशंस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने हमारे पुराने 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए। एंड उसको देखने के बाद हमने जो ये पीडीएफ इस एमसीक्यूज के शेयर करे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इन आंसर्स दे रहे हो इन क्वेश्चंस के, और हम यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इस एमसीक्यू जो मैंने ये खुद ड्राफ्ट करे हैं मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये ड्राफ्ट कर रहा था तो मेरे को फील हुआ कि कुछ टॉपिक्स भी हैं छोटे छोटे जो मैं आपको ज़रूर बताऊँ, तो मैंने वो क्वेश्चंस के फॉर्म में इसी एमसीक्यूज में डाल दिए हैं जो हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके चलेंगे। ठीक है, तो आप इस एमसीक्यू बुकलेट तो अपने पास रखिए ही रखिए, प्लस अपने साथ कोई एक ब्लैंक पेपर या हमने जो इससे पहले जो आपको नोट्स शेयर किए थे अगर उसमें कोई ब्लैंक पेजेस हो तो वो साथ में जरूर रखिएगा। यहाँ पे हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, वो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो विद दिस वर्ड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सेशन को। आइए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन का एमसीक्यू सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि इनकम टैक्स एक्ट हैज कम इनटू फोर्स इन विच ईयर? किस साल में इनकम टैक्स एक्ट आया था? ठीक है, एप्लीकेबल हुआ था, हैज कम इनटू फोर्स, इसका मतलब एप्लीकेबल, ये कब से एप्लीकेबल हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट इज ऑफ 1961। तो आप में से मेजर लोगों ने आंसर टिक किया होगा 1961, बट दोस्त ये बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, हाँ ये गलत आंसर है। सही आंसर इज 1962। ये जो एक्ट 1961 में जरूर आ गया था, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी जो हुई थी स्टार्ट, वो हुई थी 1 अप्रैल 1962 से। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। तो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि पंचायत फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ पर्सन? दोस्तों मैंने आपको बताया था पर्सन को 7 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक बार मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूं। फर्स्ट वाज इंडिविजुअल, सेकंड एचयूएफ, थर्ड फर्म, फोर्थ कंपनी, fifth AOP BOI, sixth is local authority, and seventh is artificial juridical person not covered above। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि क्या पंचायत इंडिविजुअल्स है? क्या इज इट अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग? नहीं सर, पंचायत में तो काफी लोग इकट्ठे होते हैं तब एक बॉडी बनाते हैं जिसको हम पंचायत बोलते हैं, तो इंडिविजुअल्स तो नहीं है। AOP BOI नहीं सर, AOP BOI भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनका मोटिव पैसा अर्न करने का होता है। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन भी नहीं है। यस सर, ये है लोकल अथॉरिटी। आपने बताया था कि लोकल अथॉरिटी जैसे कि कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, वैसे ही एक पंचायत भी एक फॉर्म होता है। ठीक है, वो फॉल करता है लोकल अथॉरिटी के अंदर। सो पंचायत फॉल्स अंडर विच? लोकल अथॉरिटी। तो इसका आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो कितनी लंबी होगी मेरे को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, बस प्लीज हमारे साथ एंड तक बने रहिए। इसमें आपको मैं ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूंगा। इनफैक्ट मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड बिलीव मी, आपको पूरे थ्रू आउट दिस सेशन मजा आएगा। आप बस हमारे साथ एंड तक बने रहिए। ठीक है, आइए, तो थर्ड क्वेश्चन इज how many number of categories of person have been defined in income tax act? सर ये तो हलवा है, बहुत इजी है, अभी तो आपने बताया। क्वेश्चन आंसर इज बी, 7। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4।
सरचार्ज रेट एप्लीकेबल फॉर J&K इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 12,50,00,000। दोस्तों ये ना टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, यहाँ पे 4 कैंसिल कर लीजिए। 12,50,23,400 रुपए की टोटल इनकम है किसकी? J&K इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सर ये है तो कंपनी, पर्सन में क्या फॉल करता है? कंपनी। सर ये डोमेस्टिक कंपनी है कि इंडियन कंपनी? दोस्तों आप बताओ, सॉरी डोमेस्टिक है या फॉरेन कंपनी? दोस्तों ये है डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे ये डोमेस्टिक कंपनी है। तो सर डोमेस्टिक कंपनी पे आपने हमें बताया था टैक्स रेट के क्लास में कि अगर डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 18-19 में टर्नओवर इज लेस देन 400 करोड़ तो सर टैक्स रेट वाज 25%। एंड सर आपने बताया था कि अनी अदर केसेस में 30% हो जाता है वो टैक्स रेट। एंड सरचार्ज में आपने बताया था कि हाँ सर आपने बताया था कि 7% टैक्स रेट लगता है, सरचार्ज रेट लगता है अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़। एंड जब 10 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम बढ़ जाती है तो सरचार्ज रेट लगता है 12%। तो सर यहाँ पे जो इसकी इनकम है ये तो एक्सीड कर चुकी है, इज ग्रेटर देन 10 करोड़, तो सर सरचार्ज रेट वुड बी डी 12%, ठीक है, करेक्ट। सर दोस्तों इसका आंसर लिख लो डी, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है, प्लीज बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5, असेसमेंट ईयर मींस 12 month स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April एंड एंडिंग ऑन 31st March। इज इट मैंडेटरीली, क्या ये 12 महीने का होगा ही होगा या 12 से कम भी हो सकता है, या ये तब शुरू होता है जब हमारी अर्निंग ऑफ इनकम स्टार्ट होती है, या इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों आप बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट कि प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, एंड असेसमेंट ईयर जो होता है उसमें हम अपनी प्रीवियस ईयर की जो इनकम कमाई होती है वो उसमें असेस करते हैं, कंप्यूट करते हैं और टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करके चलते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ 12 month एंड कैन बी ऑफ लेस देन 12 month, ठीक है। अगर कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आप कमा रहे हो तो वो तब शुरू होगी जिस दिन आपने कमानी शुरू करी, एंड वो एंड होगा ही होगा 31st मार्च में। आपको प्रीवियस ईयर के लिए मैंडेटरी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना होता है, फाइनेंशियल ईयर, बट असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी मैंडेटरीली 12 month का होगा ही होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April एंडिंग ऑन 31st March। तो सर इसका आंसर है ए, हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, हमने चारों लेक्चर देखे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 वुड बी, सर प्रीवियस ईयर आपने बताया था कॉन्सेप्ट में कि प्रीवियस ईयर इज द ईयर जो असेसमेंट ईयर से पहले आता है। तो सर असेसमेंट ईयर आपने यहां पे बताया 21-22, तो सर हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2020-2021। तो सर इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी 20-21। सर इसका आंसर है बी। यस सर हमको ये क्लियर है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस, यहां पे क्या लिखा है? बिफोर सेस इज टू बी डन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इज इट ट्रू और फॉल्स? सर आपने हमको बताया था कि दो जगह हमको राउंडिंग ऑफ करना होता है। आपने एक तो बताया था कि टोटल इनकम जो भी आएगा एक तो उसका राउंड ऑफ करना होता है, एंड सर आपने बताया था एक जो हमारा टैक्स लाइबिलिटी जो आती है, टैक्स लाइबिलिटी जो आती है आफ्टर ऑल टीडीएस एडवांस टैक्स को माइनस करने के बाद उसको राउंड ऑफ करना होता है। तो सर वो टोटल टैक्स लाइबिलिटी तो हमेशा आफ्टर सेस ही आता है, तो सर दिस इज फॉल्स, दिस इज टोटली फॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन। सर डायरेक्ट टैक्सेशन आपने बताया था प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में आपने बोला था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टैक्स का रेट बढ़ता है, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव। एंड रिग्रेसिव हम बोलते हैं जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम कितनी है, आपके ऊपर सेम टैक्स रेट, सेम टैक्स का अमाउंट चार्ज किया जाता है, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव। और सर आपने बताया था कि इनकम डायरेक्ट टैक्सेशन इज प्रोग्रेसिव एंड आपने बताया इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज रिग्रेसिव।
तो सर जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो तो इनकम टैक्स होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो जीएसटी कस्टम्स होते हैं। तो सर डायरेक्ट टैक्सेशन तो हमारा प्रोग्रेसिव हो गया। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, प्रोग्रेसिव इन नेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 9 में आपने बोला है इनकम टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है सर। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, इसका सर प्रीवियस ईयर बता दो, आप बताओ 2020 से 2021, ठीक है सर। हैविंग टोटल टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर इज 300 करोड़ एंड इन प्रीवियस ईयर 18-19 इज 401 करोड़। पता है दोस्तों, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होंगे, वो देखेंगे कि यार हमारा तो 400 करोड़ से नीचे है, वो प्रीवियस ईयर भूल जाएंगे, वो बोलेंगे 400 करोड़ से नीचे है तो हम तो 25% पे फॉल करते हैं। बट नहीं, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूं। डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर आपका टर्नओवर इज लेस देन 400 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 18-19 तो आपका 25% है, और अगर उस ईयर में आपका एक्सीड करता है 400 करोड़ तो 30% है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके करंट प्रीवियस ईयर में कितना इनकम है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या देखना है, आपको देखना है प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। भले ही आपका जो करंट पीरियड का जो टर्नओवर है वो लेस देन 400 करोड़ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ देखना है तो क्या, प्रीवियस ईयर 18-19। और क्यों देखना है मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है अपने चारों लेक्चर्स के अंदर, तो जरूर देखिए वो लेक्चर। तो सर इसका आंसर तो हो गया 30%, क्योंकि 18-19 में हमारा मोर देन क्या है, मोर देन 400 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। बेटा क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और एक धीरे धीरे पढ़ना है ताकि हमको समझ में आए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ फर्म, ठीक है सर, दिस इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ पर्सन जिसका टोटल इनकम है 1 लाख रुपीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। सर आपने जब रिटर्न ऑफ इनकम हमको पढ़ाया था, आपने उसमें बताया था कि कंपनीज एंड फर्म दे आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना उसका इनकम है, या इवन अगर लॉस भी हो तो भी इनको मैंडेटरीली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ती है। तो सर फर्म के केस में ये तो हो गया इररेलेवेंट हमारे लिए, यहां पे आपने फर्म बोल दिया तो हमको फाइल करनी ही करनी है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। ठीक है, आंसर इज बी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमको फाइल करनी ही होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन जिसका टोटल इनकम अप टू 5 लाख है। ठीक है सर, 87A रिबेट जो आपने बताया था वो आपने बताया था कि इंडिविजुअल्स के लिए है, सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल्स, वो भी कौन, रेजिडेंट मैं आपको सेक्शन दोबारा रिवाइज करा दूं। बेटा 87 क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है, ठीक है, अगर उसकी इनकम टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है तो उसको रिबेट मिलता है कितना, लोअर ऑफ 12,500 और 100% ऑफ बताओ टैक्स लाइबिलिटी। बिल्कुल सही। तो सर ये तो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, वो भी जो रेजिडेंट होते हैं, कौन, जो रेजिडेंट होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो सर दिस इज तो फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट आप बता रहे हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना, मैं आपको यहाँ पे रिवीजन भी करा के चल रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, हम एमसीक्यूज भी टच कर रहे हैं। ठीक, आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल, मुझे पता नहीं है मेरा टाइम कितना लगने वाला है, बट टाइम वीडियो लंबी बने चाहे छोटी बने, प्लीज बी विद मी। मैं भी तो आपके साथ यहाँ बैठा हूं ना, आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पर्संस, ठीक है, इज टू बी चेक्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम, टैक्स रेट,
रिबेट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। आइए इवेल्युएट करते हैं एक एक ऑप्शंस को। सर टोटल इनकम, हाँ सर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस हमको पढ़ाया था, आपने वहां बताया था हमको कि टोटल इनकम के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस देखना जरूरी है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट में भी ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, क्योंकि इस बेसिस पे ही हम उनके इनकम को इंडिया में टैक्स करते हैं। ठीक है, अगर रेजिडेंट और ऑर्डिनरी है तो पूरे ग्लोबल इनकम की टैक्स सर आपने बताई थी, पूरे ग्लोबल इनकम के ऊपर उसकी टैक्स लगती है। अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ वही इनकम के ऊपर जो सिर्फ इंडिया से कमा रहे हैं वो लगती है। और ठीक है, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो सर उसमें भी आपने बताया था कि कुछ थोड़े इनकम पे ही टैक्स लग के चलता है। ठीक है, तो सर टोटल इनकम तो हमें चेक करनी होती है। ठीक है सर, टैक्स रेट, सर टैक्स रेट के लिए दोस्तों मैं आपको ना ले चलता हूं, मैं आपको ऐसे आपको रिलेट भी कराता हूं। नोट्स दोस्तों, नोट्स साथ में रखना है। ठीक है, मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूं, मैंने आपको क्या बताया था उस टाइम पे। आइए, ये हमारा दोस्तों नोट्स है। ठीक है, नोट्स में आते हैं अपने स्लैब रेट्स के ऊपर। ये दोस्तों आपको याद होगा, आपने अपने नोट्स में भी लिखा होगा इसको। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि इंडिविजुअल्स के यहाँ पे क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए लेस देन 60 years एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये स्लैब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और ये जो भी स्लैब एप्लीकेबल होता है दिस इज ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये मैंने आपको बताया था। तो सर हमको स्लैब रेट में भी रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर तो आप नॉन रेजिडेंट हो और आप सीनियर सिटीजन हो, कौन हो, नॉन रेजिडेंट हो और आपकी एज 60 या 60 से ज्यादा है, 60 या 60 से ज्यादा है, तो भी आपको टैक्स स्लैब जो मिलेगा, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो मिलेगी वो यही वाली मिलेगी, क्योंकि ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, तो सर मतलब टैक्स रेट के लिए भी हमको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। करेक्ट। आइए वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे जो हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। हाँ सर, तो सर टैक्स रेट भी हमको देखना पड़ता है, बिल्कुल सही। तो सर रिबेट, हाँ सर अभी तो आपने हमको ऊपर बताया था, आपने अभी तो हमको यहां समझाया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही रिबेट है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए तो ये रिबेट एप्लीकेबल ही नहीं है ना दोस्त। तो नॉन रेजिडेंट के लिए ये तो रिबेट एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हमको इसके लिए भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ इसमें, हमारा सर सही ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। हमको इनकम के लिए भी देखना पड़ता है, हमको टैक्स रेट के लिए भी देखना पड़ता है, हमको रिबेट के लिए भी देखना पड़ता है, तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्त, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं रिवाइज भी कराता चलूंगा और मैं आपको लिंक भी कराता चलूंगा नोट्स के, नोट्स भी साथ में जरूर रखिएगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आइए, टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹52,35,246 ऑफ मिस्टर ए हुज एज इज 62 वुड बी, क्या होगा। सर टोटल इनकम टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है और आपने हमको टोटल इनकम दे दिया है। ठीक है, आपने बता दिया है मिस्टर ए। जैसे ही आपने हमको यहाँ पे बताया कि ही इज मिस्टर ए, मतलब ही इज इंडिविजुअल, तो हम इंडिविजुअल का टैक्स रेट देखेंगे, उसके बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट देखेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ एज, और आपने हमको एज बताया 62। बट सर आपने यहाँ पे हमको एक चीज नहीं बताई, सोचो क्या, सोचो मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बताया कि वेदर मिस्टर ए इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा जब भी क्वेश्चन आपको ये ना बताए ना, अज्यूम्ड, हमेशा अज्यूम करो कि वो रेजिडेंट है। क्या है, हमेशा अज्यूम करो कि वो रेजिडेंट है। ठीक है, तो मिस्टर ए इज इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट एंड ऑफ एज 62। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और टोटल इनकम ये है, हमको इसके ऊपर टैक्स निकालना है।
तो बच्चों की क्वेरी भी थी कि सर हमको सरचार्ज के साथ पूरा क्वेश्चन करवा के दिखाओ, हमको क्लियर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग का इस आंसर में क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाने के लिए एक्सेल पे लेके चलता हूं, ठीक है, ताकि आपके सामने मैं वर्किंग करूं उसका। आइए, ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल है। यहाँ पे हम लिखते हैं मिस्टर ए। दोस्तों वैसे आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा पेपर में बिल्कुल भी। इनकम कितनी है? 52,35,246, ठीक है। दिस इज टोटल इनकम, ठीक है दोस्तों। सर आपने बताया था कि पहले हमेशा राउंड ऑफ करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली 52, 35 to 50। मैंने क्या बोला था, लास्ट आपको देखना होता है डिजिट एंड उसको राउंड ऑफ करना होता है। 5 और 5 से ज्यादा तो नेक्स्ट 10 में, 5 से कम तो पीछे की 0 में, ठीक है। तो ये हो गया 250। तो सर टैक्स रेट निकालेंगे हम, क्योंकि मिस्टर ए की जो एज है वो है 62 ईयर्स, ठीक है सर। तो फर्स्ट 3 लाख पे हमको मिल जाएगा नील टैक्स रेट एंड नेक्स्ट हमारे 2 लाख पे, मतलब अप टू 5 लाख पे 5%, एंड देन उसके नेक्स्ट 5 लाख पे सर अपने दादा 20% एंड बैलेंस पे लग जाएगा। बैलेंस कितना बचा दोस्तों? दिस माइनस 10 लाख, इस पे लग जाएगा 30%। जी सर आपने हमको ये स्लैब बताया था। तो ये हो गया 0 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 10,000, ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा टोटल। तो टोटल बेसिक इनकम टैक्स हमारा हो गया 13,80,575 रुपए। तो अब आपको देखना है कि इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है। जी सर, टोटल इनकम तो ऊपर जा रही है, तो सरचार्ज क्या रेट लगेगा? सरचार्ज लगेगा सर 10% का सरचार्ज लगेगा एट द रेट 10%। सर इसके ऊपर लग जाएगा 10%। दोस्त समझ में आया ना? ठीक है सर, फिर हम दोनों को कर लेंगे ऐड। फिर हम लगाएंगे सर एजुकेशन एंड हेल्थ सेस एट द रेट 4%। यस सर, आपने बताया था कि एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। अगर सरचार्ज है तो, नहीं है तो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर लगेगा। यहां पे सरचार्ज है तो दिस के ऊपर हम लगा देंगे 4%, ठीक है सर। हम इसको कर देंगे ऐड दोनों को, ठीक है सर। तो ये हो गया सर हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है दोस्तों। बट रुको, इसको भी राउंड ऑफ करना है। हाँ सर, ये तो हम भूल ही गए सर। ठीक है, राउंड ऑफ करना है। डेसिमल इग्नोर कर दो, 0.8 को इग्नोर करो, फिर देखो डिजिट कौन सा आ रहा है 7। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट 10 में, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 15, 79, 380। समझ में आ गया ना दोस्त, कैसे आपको टैक्स निकालना है, कैसे सरचार्ज निकालना है। बट ये आप सिर्फ समझो, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाएंगे। बट मैं आपको फिर भी एक फ्लो बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों का एक क्वेरीज आ रही थी कि सर सरचार्ज के साथ भी हमको न्यूमेरिकल करा के दिखाओ। चलो, तो सर हमारा आया 15, 79, 380। तो सर इसका आंसर तो हमारा हो गया ए, ठीक है दोस्तों, ए। जिसको नोट करना है ये नोट कर लो, ठीक है। बट ये आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। मैं आपको एक फ्लो समझा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है दोस्तों। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे वापस। ठीक है सर, सर हमारा आंसर 13 का हमने मार्क कर लिया ए। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। हाँ सर, अच्छा ये रिवाइज करवा दो एक बार, ठीक है।
एडवांस टैक्स में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि एडवांस टैक्स को हमको पे ऑफ करना होता है जब हमारी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बनती है। एडवांस टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपनी एस्टिमेटेड इनकम में हम उसको एस्टिमेट लगाते हैं कि हम पूरे प्रीवियस ईयर में कितना कमा लेंगे, उसके ऊपर हम अपना टैक्स कंप्यूट करके चलते हैं। अगर तो वो जो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेटिंग ऑफ टीडीएस एडवांस टैक्स इफ ऑलरेडी पेड वो हम कर देते हैं। अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा आ रहा है तो हमारा ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है सर आपने बताया था उसके बाद कि एडवांस टैक्स को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं हम गवर्नमेंट को। पहला इंस्टॉलमेंट 15 जून, दूसरा इंस्टॉलमेंट बताओ 15 सितंबर, तीसरा 15 दिसंबर, चौथा 15 मार्च। ठीक है सर, और इसकी परसेंटेजेस में आपको यहां पे बता देता हूं। पहला जो परसेंटेज होता है 15 जून तक वो हमें करना होता है 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% एंड 15 मार्च तक 100%। ठीक है सर, हमको हो गया रिकॉल पूरा। अब हम बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब बच्चों ने ऑलरेडी मार्क कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने मार्क कर लिया होगा यहाँ पे 15 सितंबर, क्योंकि हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज 15 सितंबर। चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर ए कौन है सर? मिस्टर ए तो हो गया आउट ऑफ 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल। ठीक है सर, ठीक है। एज क्या है? 68। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैविंग नो इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोस्तों मैं आपको ना दोबारा अपने नोट्स में ले चलता हूं। मैंने वहां पे कुछ एडवांस टैक्स में क्रॉस करवाया था, बट बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने बोला सर हमने ये पढ़ लिया है और हमको बताओ इसका मतलब क्या है, हमको जानना है। तो मैंने उसके ऊपर एक एमसीक्यू बना दिया ताकि मैं वो क्वेरी भी इस एमसीक्यूज में ही डिस्कस कर लूं। आइए तो मैं आपको ले चलता हूं नोट्स में। दोबारा अपने नोट्स खोल लेंगे दोस्तों एक बार, और मैं आपको दिखाता हूं वो पैरा मैंने कहां लिखवाया था, और मैं बताऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन आपको देके चलूंगा, क्योंकि ये बच्चों को समझना है कि इसमें क्या लिखा है। आई होप आपने खोल लिया होगा। ये आपका मैं बता दूं पेज नंबर है 15 पे आइएगा, नोट्स के टॉप पेज पे आइएगा। ठीक है, इसको अब हम कर देते हैं इरेज, क्योंकि ये बच्चे तो पूछ रहे हैं सर इसमें क्या लिखा है, तो बताना तो पड़ेगा ही। आइए तो दोस्तों मैंने इसमें नोट में बताया क्या लिखा था। अब देखिए, अब आपकी एज है सुपर सीनियर या आप हो सीनियर। ठीक है, सीनियर क्या मतलब 60 इयर्स और मोर। करेक्ट सर। सुपर सीनियर क्या मतलब बताओ? सुपर सीनियर का मतलब 80 इयर्स और मोर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेक्शन ये जो प्रोविजन है ये क्या बोलता है ना कि अगर तो आपकी एज ज्यादा हो गई, मतलब आप 60 साल से ज्यादा के हो और आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कोई प्रोफेशन में नहीं हो, ठीक है, आप सर छोटी मोटी इनकम कमा रहे हो, जैसे आपके पास रेंटल इनकम आ रहा होगा, आपके पास अपने पेंशन का पैसा आ रहा होगा, आपके पास अपने एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा होगा, कोई कहीं से आपने कुछ सेविंग कर रखी होगी वहां से इनकम आ रहा होगा, तो आप ना इन सारे कंप्लायंसेस में मत पड़ो, हम आपको इससे एग्जेम्प्ट करते हैं। आपके लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपके लिए अननेसेसरी टेंशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आप 60 साल या से ज्यादा हो और आपके पास कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, सिर्फ छोटी मोटी इनकम आप कहीं से कमा लेते हो, रेंटल इनकम मतलब पैसिव इनकम आप कहीं से कमा रहे हो, कोई एक्टिव इनकम नहीं कमा रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, चाहे आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया था कि एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एसएससी एक्सेप्ट दिस, अगर यू आर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन हैविंग नो इनकम, किसमें, फ्रॉम द बिजनेस और फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, तो आपके लिए एडवांस टैक्स के जो सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर हुआ ना? ये मैंने पैरा क्या था, इस पैरा में क्या लिखा था?
आइए दोबारा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था। ठीक है सर हमने अपना MCQ का नोट फिर से ओपन कर लिया। चलिए इसमें देखो दोस्तों क्या लिखा था कि मिस्टर ए जिसकी एज क्या है 68, मतलब कौन है ये, ही इज सीनियर सिटीजन। ठीक है, इनका कोई भी इनकम नहीं है फ्रॉम बिजनेस से एंड प्रोफेशन से। इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स? नो बेटा, मैं आप लोगों ने ये मार्क करा होगा या फिर आपने ये मार्क करा होगा, बट एज पर द प्रोविजन जो मैंने आपको जस्ट पढ़वाया उसमें इसका आंसर है नो। ठीक है, आपका लॉजिक भी वही है कि अगर आप बिजनेस या फिर आप प्रोफेशन नहीं करते हो तो क्यों इतने कंप्लायंसेस में पढ़ रहे हो। गवर्नमेंट ने आपको थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाई और आपको इससे एग्जेम्प्ट कर दिया कि आपके लिए ये सब नहीं है, आप अपना जो पैसिव इनकम कमा रहे हो अपना कमाओ और असेसमेंट ईयर में जाके अपने रेट के हिसाब से टैक्स पे कर देना। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, हमको आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों एक काम करना, जो मैं आपको बता रहा हूं ना कुछ कॉन्सेप्ट्स, वहां पे ना स्टार मार्क करके कुछ अलग से हाईलाइट कर लेना ताकि आपको ये रिलेट हो पाए कि इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, कोई ब्लैंक पेज हो नोट्स के पीछे कहीं भी, उसमें इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सर ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है क्या? ये दोस्तों मैं आपको दोबारा एक बार लेके चलता हूं अपने एक्सेल में। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं ये कॉन्सेप्ट है क्यों और ये गवर्नमेंट ने लाया क्यों। ठीक है, मैं आपको लॉजिक देके चलता हूं उसके पीछे का। चलिए दोस्तों यही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें मिस्टर ए की एज लग कर देते हैं हम लेस देन 60, मतलब कुछ भी लग देते हैं, हम लग देते हैं 45 ईयर्स। ठीक है, तो इनके लिए पहला स्लैब हो जाएगा 2.5 लाख, नेक्स्ट हो जाएगा फिर से 2.5 लाख। ठीक है, फिर 5 लाख एंड फिर बैलेंस इनकम। और हम इनकी इनकम को ना थोड़ा कम कर देते हैं, लेस देन 50 कर देते हैं, मतलब हम 49,90,000 मान लेते हैं। 1 2 3। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके भी यही आएगा। ठीक है, पहले 2.5 लाख पे नील टैक्स, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, फिर उसके नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% और बैलेंस इनकम के ऊपर 30%। सरचार्ज लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा। ठीक है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों आपका जो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज जो कि इस केस में 0 है, क्या है 0, वो आ रहा है 13,09,500। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं, सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अब मान लीजिए मिस्टर ए की एज, मिस्टर बी है यहां पे। ठीक है, मिस्टर बी है जिनकी उम्र है सेम पे, वो भी 45 साल की ही है, लेकिन उनकी इनकम क्या है 50,10,000 रुपए है। कितनी है, सॉरी 0 फालतू हो गया, 50,10,000 रुपए, राउंड ऑफ भी 50,10,000 रुपए हुआ। इनके लिए भी स्लैब कौन सा एप्लीकेबल है दोस्तों? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल है 2.5 लाख वाली ही। तो 2.5 लाख पे 0, फिर उसके अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके नेक्स्ट 5 लाख पे 20%। क्लियर है? एंड देन बैलेंस पे 30%। जी सर, बट सर इस पे तो सरचार्ज लगेगा क्योंकि 50 लाख से तो ज्यादा हो गया इनका इनकम। जी दोस्तों बिल्कुल लगेगा, तो दिस प्लस 10%। ठीक है दोस्तों, इनका सर इनकम बेसिक टैक्स जो है प्लस सरचार्ज मिला के बनता है 14,47,000। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज को ना नोट करो, एनालाइज करो इसको कि इन दोनों मिस्टर ए और मिस्टर बी के इनकम कितना डिफरेंस था इन दोनों के इनकम में। सर देखो, इनके इंक्रीज इन इनकम हुआ सिर्फ 20,000 रुपए का, और सर इंक्रीज इन टैक्स बिफोर सेस बता रहा हूं दोस्तों मैं, सर इनमें इंक्रीज इन सेस हो गया 1,37,550।
तो क्या मतलब सर इसका 20,000 के ऊपर गवर्नमेंट हमसे 1.25 लाख का टैक्स ले लेगी? ये तो गलत है ना। जितनी मैं इनकम मेरी इंक्रीज नहीं हो रही, गवर्नमेंट उससे ऊपर तो मेरे से टैक्स ले रहा है। तो ये चीज गवर्नमेंट को भी नोटिस हुआ। गवर्नमेंट ने बोला हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मार्जिनल इनकम के इंक्रीज में हम आपसे इतना पूरा इनकम पे टैक्स नहीं ले सकते, दिस इज ट्रू। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमको एक रिलीफ दिया, हमको बोला ठीक है हम आपको रिलीफ दे रहे हैं जिसका नाम होगा मार्जिनल रिलीफ, जो इन केसेस पे जो मार्जिन पे जो इनकम होती है, जैसे सरचार्ज के स्लैब में, जैसे कि अभी तो 50 लाख का स्लैब में मैंने आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। नेक्स्ट स्लैब कब आता है बेटा इंडिविजुअल के केस में? सर 1 करोड़ पे आता है, नेक्स्ट सर 2 करोड़ पे आता है, नेक्स्ट सर 5 करोड़ पे आता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं वैसी ये जो रिलीफ है हर केस में मिलेगा, हर स्लैब चेंज में मिलेगा, जो कि सरचार्ज का जो स्लैब होता है ना, सरचार्ज में जो रेट्स हैं, जो सरचार्ज के जो रेट्स हैं, जैसे वो चेंज होंगे तो उसमें मार्जिन में ये प्रॉब्लम फेस होगी ही होगी। तो उन हर केसेस में आपको ये रिलीफ गवर्नमेंट देती है। सर रिलीफ कितना देती है? देखो दोस्तों, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, आप मिस्टर बी की इनकम दोबारा कैलकुलेट करो मार्जिनल रिलीफ को कंसिडर करते हुए। ठीक है, उन्होंने बोला आप पहले तो निकाल लो 50 लाख के ऊपर कितना टैक्स निकलता है। हमने बोला ठीक है सर, हम 50 लाख के ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं, 12,500, 1 लाख पे लगेगा इस पे, और बैलेंस बच जाएगा 40 लाख। 3 4 5 6, इस पे हम दे देंगे 30%। ठीक है सर, 50 लाख के ऊपर 50 लाख के ऊपर सर हमको लगेगा 13,12,500 का टैक्स। ठीक है, 50 लाख तक कोई सेस नहीं होता, कोई सरचार्ज नहीं होता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई काम करो, जितनी आपकी इनकम ज्यादा हो रही है 50 लाख से ऊपर, कितनी ज्यादा हो रही है? 10,000 रुपए, 1 2 3 4 5 6, 10,000 रुपए, आप सिर्फ उतना हमको पे कर दो एज ए सरचार्ज अमाउंट। ठीक है, दिस प्लस दिस आपका ये हो जाएगा बेसिक प्लस सरचार्ज। ठीक है दोस्तों, तो रिलीफ कितना हो गया? सर रिलीफ हो गया दिस माइनस दिस। तो आपको गवर्नमेंट ने 1,24,550 का रिलीफ दे दिया। मतलब आपने इफेक्टिवली कितना सरचार्ज पे किया? सिर्फ 10,000, क्योंकि आपकी जो इनकम थी वो 10,000 से ही सिर्फ इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ अमाउंट क्या है? 1,24,550। ये वाला जो इनकम है वो आपका रिलीफ है। ठीक है, जहां पे पहले अगर ये रिलीफ नहीं होता तो सर हमको तो 1,31,550 सरचार्ज के नाम पे देना पड़ता। जी दोस्तों, वो देना पड़ता, बट गवर्नमेंट ने ये मार्जिनल रिलीफ लाया और आपको रिलीफ दिया। बोला कि जितना आपका इनकम एक्सीड कर रहा है 50 लाख से ऊपर, या फिर अगर 1 करोड़ पे आप जाते हो तो 1 करोड़ से ऊपर थोड़ा सा मार्जिनल। सर थोड़ा सा मतलब क्या? देखो, जैसे ही मेरी इनकम ना एक लिमिट को क्रॉस करेगी, वैसे ही मेरे को सरचार्ज का परसेंटेज में टैक्स रेट कम मिलेगा, और नॉर्मली मैं जो एक्सेस जा रहा होगा मेरे टोटल इनकम से वो ज्यादा हो जाएगा। सर समझ नहीं आया, हमको दोबारा समझाओ। ठीक है दोस्त, मैं वो दोबारा बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। अब मान लो इसके इनकम 50 लाख नहीं 52 लाख है। 52 लाख हो गया। अब देखिए 52 लाख नहीं हो गया दोस्तों, ये 5 करोड़ हो गया, ये 52 लाख हो गया। ठीक है, अब 52 लाख इसकी इनकम है। अब देखिए सरचार्ज कितना लग रहा है, हमने टैक्स रेट निकाला, सरचार्ज टैक्स के ऊपर 1,37,250 आ रहा है। ठीक है, और हमारा टोटल आ रहा है 15,09,750। और अगर मैं ये देखूं मार्जिनल रिलीफ, तो मेरे को क्या बोलते हैं गवर्नमेंट? मेरे को गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप सिर्फ पहले 50 लाख के ऊपर टैक्स निकाल लो। मैंने निकाल लिया कि सर 50 लाख के ऊपर तो मेरा आ रहा है 13,12,500। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला? आप सरचार्ज के नाम पे हमको क्या पे करो? ओवर एंड एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज। तो सर 50 लाख से ऊपर हमारा कितना अमाउंट है? 2 लाख। ठीक है दोस्तों, तो आप हमको 2 लाख सरचार्ज पे करो। तो क्या इज इट लॉजिकल
कि आप सरचार्ज जहाँ पे आप नॉर्मल जो परसेंटेज है उसके हिसाब से 1,37,250 आ रहा है, और अगर आप मार्जिनल रिलीफ वाले कॉन्सेप्ट में जाते हो तो 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो आप वो पे करोगे कि ये पे करोगे? आप ऑब्वियसली ये पे करोगे, 1,37,500। तो इस केस में मार्जिनल रिलीफ बिकम्स 0, तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं। क्या इसको अवॉइड कर देते हैं कि आपको ये नहीं लेना, हमारे लिए यही ठीक है। क्लियर हुआ ना? मतलब अब इसको देखिए, 50,10,000 था तो हमको बेनिफिट था, जैसे ही थोड़ा सा इनकम बढ़ा 52 लाख तक पहुंचा हमको बेनिफिट नहीं है। तो बिल्कुल मार्जिन के लिए ही ये बेनिफिट हमको एप्लीकेबल होके चलता है, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ आप समझ के चलिए कि ये है क्या। आपको कॉन्सेप्ट, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। ठीक है सर। सर अब हमारा क्वेश्चन जो था वो करवा दीजिए। ठीक है, आइए सर। हमारा क्वेश्चन था कि टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, 51,02,046 की इनकम है मिस्टर ए की। ठीक है सर, आइए। 51,02,046, ठीक है, ये इसकी इनकम है, टोटल इनकम यही है इसकी, एंड इसकी उम्र बताई है 54। हाँ सर 54। इसको पहले राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ में कितना हो जाएगा, 51,02,050। ठीक है, फर्स्ट 2.5 लाख पे 0, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, एंड बैलेंस इनकम के ऊपर 30%। सर हमने ये निकाल लिया, 13,42,000। इसके ऊपर हम सर सरचार्ज लगा रहे हैं, तो ये आ रहा है 1,34,257। ठीक है, सर मार्जिनल रिलीफ से भी ट्राई कर लें कि कितना आता है। हाँ दोस्तों कर लेते हैं। तो पहले हम किसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, बेसिक 50 लाख के ऊपर, तो 12,500, 1 लाख और 40 लाख के ऊपर 30%, तो ये हो गया टोटल 13,12,500। तो सर हमारा जो एक्सेस है वो कितना हो गया, 1, मतलब 1 2 3 4, मतलब टोटल इनकम, एक्सेस किसे निकालोगे, टोटल इनकम माइनस जिसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स कंप्यूट कर रहे हो 50 लाख, तो 50 लाख के ऊपर। तो बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, 1 लाख इज मोर और 1,34,000 इज मोर। सर 1 लाख इज लेस देन 1,34,000। तो दोस्तों हम ये नहीं करेंगे, हम सरचार्ज सिर्फ पे करेंगे 1 लाख रुपए का। तो दिस प्लस दिस हमारा हो गया बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, और हमारा हो जाएगा सेस एट द रेट 4%। सो दिस इसके ऊपर हम दे देंगे 4%, हमारा आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर, अब हम इसको राउंड ऑफ दोबारा करेंगे, डेसिमल्स को इग्नोर करेंगे, लास्ट डिजिट इज 5, तो विल बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट 10, तो ये हो जाएगा 14, 69 to 60। यस सर। सर यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ कितना मिला आप बताओ दोस्तों। हमको नॉर्मल हम जाते तो हम पे करते इतना, अभी हम पे कर रहे हैं मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट के अंदर इतना, तो रिलीफ इज 34,011 रुपए। दोस्तों आई होप आपको मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एंड आपको अपना आंसर भी मिल गया होगा। आइए अब चलते हैं अपने नोट्स में। यस सर। तो सर हमारा आंसर तो इसमें हो गया ए, हमारा इसमें आंसर हो गया सर ए, तो इसका आंसर सही वाला है ए। ठीक है सर। तो सर हमने ये वाला भी स्टार मार्क कर लिया है कि हमने इसमें कुछ नया सीखा है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 इज सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन। दोस्तों अभी इतने एग्जाम्पल समझाए आपको, अब आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन बेसिक इनकम टैक्स या टोटल इनकम। सर टोटल इनकम तो नहीं, टोटल टैक्स नहीं सर, टोटल टैक्स तो सरचार्ज को लेकर आता है। ठीक है सर, इनकम टैक्स प्लस सर सेस तो लगता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर, अगर सरचार्ज है तो सर ये भी गलत है। मतलब सही आंसर क्या है दोस्तों, बी, बेसिक इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है अगर एप्लीकेबल है तो। सब मार्क कर लीजिए आंसर, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18
ये कह रहे हैं आप इनकम टैक्स की पेमेंट जो असेसमेंट ईयर में करते हो उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों इसको भी ना स्टार मार्क कर लो, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है बट फिर भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। आपने देखा कि एडवांस टैक्स हमने कब पे किया, प्रीवियस ईयर में ही पे कर दिया। आपने देखा कि हमने टीडीएस हमारा कब कटा, हमारा टीडीएस प्रीवियस ईयर में ही काटते हैं, क्योंकि जब जैसे हम काम करते हैं सामने वाला पार्टी जो हमको पेमेंट करने जाता होता है तो कुछ परसेंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है प्रीवियस ईयर में ही। तो सर प्रीवियस ईयर में ही टीडीएस भी होता है, ठीक है सर। एंड एडवांस टैक्स भी सर प्रीवियस ईयर में ही होता है। तो सर जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है ना दोस्तों, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है वो हम करते हैं असेसमेंट ईयर में पे। कैसे? हम टोटल टैक्स को असेस करते हैं, खुद असेस करते हैं प्रीवियस ईयर में जाके, जो असेसमेंट ईयर में जाके हम अपने टोटल इनकम को असेस करते हैं। जो भी हमने एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे किया होता है उसको माइनस करते हैं, जो भी ऑलरेडी टीडीएस हमारा कट चुका होता है उसको माइनस करते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट जो बचता है हमारे पास वो हम गवर्नमेंट को जो पे करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है। आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको रिवीजन में इजी हो जाएगा, ठीक है। हमने अपने इनकम के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर हमने निकाली अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। इसके ऊपर क्या निकालते हैं? इसके ऊपर हमने सर निकाल ली टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है सर। और इस टोटल टैक्स लाइबिलिटी के हमने टैक्स निकालने के बाद हम क्या माइनस करते हैं? हम इसमें से माइनस करते हैं सर एडवांस टैक्स, जो भी हमने अगर प्रीवियस ईयर में पे किया है, नहीं तो माइनस करते हैं सर जो टीडीएस हमारा काटा है। और सर फिर भी अगर कुछ बैलेंस निकलता है यहाँ पे बैलेंस, तो सर हम उसको बोल देते हैं कि ये हमारा है सेल्फ असेस किया हुआ, मतलब सेल्फ असेसमेंट किया हुआ ये टैक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, ठीक है सर। हमको समझ में आ गया और हमने स्टार मार्क भी कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम हैव बीन डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट? आप बताओ सर। आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम बताए थे, मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं दोस्तों। फर्स्ट वन था इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा था प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड पांचवा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सर 5 इज द नंबर ऑफ हेड्स मेंशन इन इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। हु एडमिनिस्टर इनकम टैक्स? आंसर सर आपने बताया था एडमिनिस्टर इनकम टैक्स को करने के लिए हमारे पास बेसिकली तो 2 बोर्ड होते हैं। इनकम टैक्स को नहीं, पूरे टैक्सेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए 2 बोर्ड होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीबीडीटी। एक है सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको हम बोलते हैं सीबीआईसी, ठीक है सर। ये सीबीईसी यहाँ पे क्यों लिखा है दोस्तों? ये था पुराना नाम सीबीआईसी का, पहले इसका फुल फॉर्म हुआ करता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। जैसे एक्साइज खत्म हुआ, जीएसटी आ गया, उन्होंने नेम चेंज करके क्या कर दिया? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। तो सर इनकम टैक्स कौन देखता है दोस्तों? नाम से इस पता चलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ठीक है सर, हमने मार्क कर लिया ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, आइए। बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय कंज्यूमर इज, बताइए क्या वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? सर आपने बताया था कि असेसी जब टैक्स खुद बोर्न करता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स, असेसी अपने इनकम पे कमाई हुई खुद टैक्स भरता है, अपनी इनकम के ऊपर खुद टैक्स भरता है, वो होता है सर डायरेक्ट टैक्स। और जहां पे टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट होता है टू द कंज्यूमर और कंज्यूमर अल्टीमेटली उसको बॉर्न करता है, सर वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी। जी सर हमको याद है अच्छे से। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, या जम्मू कश्मीर को छोड़ के एप्लीकेबल है, या फिर यूटी विदाउट लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। सर अगर जम्मू कश्मीर छोड़ के होता ना तो हमारे एग्जाम में ही नहीं आता, पहली बात तो। ठीक है दोस्तों, अच्छा लॉजिक है, बट याद रखिए हमेशा दिस इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया। आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लॉ ऑफ अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन टैक्सेशन। सर आपने ना हमको बताया था कि गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। सर ये लाइन तो हमको याद है कि आपने बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट ही नहीं देता है गवर्नमेंट को। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है ये सब बातें, आप हमको थोड़ा रेफर करके बताइए एक बार। चलो दोस्तों, आप बोल रहे हो तो बता देता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता हूँ ताकि आपको ना उससे पिक्टोरियल मेमोरी से आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं फिर भी आपको एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। इंडिया लेटेस्ट, दोस्तों आई होप ये आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हम इसको खोलते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसमें दोस्तों आप देख पाओगे, आप मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, रुकिए मैं आपको इसमें पहले इसका ये दिखाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या, जैसे आप नीचे आते हो ना, आपको यहाँ पे दिखते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये दिस इज आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, ऐसे ये सारे आर्टिकल्स हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे आर्टिकल्स हैं। अब आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ ये आगे सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स हैं। हमको जाना है आर्टिकल नंबर 265, जहां पे फाइनेंस के बारे में बात करी हो, क्योंकि हाँ सर आपने बताया था कि टैक्सेशन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस टू द गवर्नमेंट। हाँ सर, तो 265 पे आते हैं। 265, हाँ सर हम ये देख पा रहे हैं, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सर हमको ना ये तो आपका इंडेक्स है, अब हमको आर्टिकल खोल के दिखाओ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ टैक्स। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि कोई भी टैक्स लगा नहीं सकते या कलेक्ट ले नहीं सकते, वसूल नहीं सकते, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाना है या आपसे टैक्स वसूलना है तो पहले उनको लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन बोलता है, आर्टिकल नंबर 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको कहीं नोट्स में लिख लीजिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है, इसको स्टार मार्क भी कर लीजिए। ठीक है सर, आपने बोला कि लॉ बनेगा तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप टैक्स इंपोज कर सकते हो। ठीक है, तो सर अब हमको ये बताइए कि लॉ बनाएगा कौन, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, या दोनों मिलके बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यही बता देता हूं। तो दोस्तों दोबारा हम आते हैं, आर्टिकल नंबर 1 है हमारे पास, आप चलते हैं थोड़ा ऊपर, मैं आपको लेके चलता हूं आर्टिकल नंबर 246। ठीक है दोस्तों, देखेंगे ये 246 क्या बोलता है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, वो आपको देता है 3 लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3। ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखा है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, मतलब कौन कौन से लॉ के जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट के पास हैं और कौन कौन से मुद्दे जो लॉ के हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। जो भी मुद्दे हमने जो भी मैटर लिखे हैं लिस्ट 1 में, कहा है लिस्ट 1, 7th शेड्यूल के अंदर। ठीक है सर। तो सर इसमें लिखा है नेक्स्ट क्लॉज में कि पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इन दोनों के पास पावर है टू मेक लॉ। लिस्ट 3 किसके, 7th शेड्यूल के लिस्ट 3 में जो मुद्दे लिखे हैं इन दोनों के पास पावर है। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्लॉज में क्या लिखा है कि सिर्फ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बनाएगी उन मुद्दों पे, उन मैटर्स के ऊपर जो हमारे लिस्ट 2 में लिखे हैं। ठीक है सर। सर एक बार ना इसको लिखवा भी दो हमको समरी में। ठीक है दोस्तों, आओ मैं आपको इसको लिखवा भी देता हूं, पहले मैं आपको पूरा दिखाता हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान क्या बोलता है। संविधान बोलता है कि अगर आपको कोई टैक्स लगाना है तो आपको पहले लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो कहां लिखा है, आर्टिकल 265 में। ठीक है सर। फिर हम आते हैं आर्टिकल 246 में, वो क्या बोलता है कि लॉ कौन बनाएगा। तो उन्होंने मुद्दों को तीन लिस्ट में डिवाइड कर दिया 7th शेड्यूल के, लिस्ट नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, लिस्ट नंबर 1 में बोल दिया वो सारे मुद्दे जो लिस्ट 1 में लिखे हैं वो बनाएगी पार्लियामेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में जो सारे मुद्दे हैं वो बनाएगी, इस पे लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और जो लिस्ट नंबर 3 में है ये दोनों पार्लियामेंट और स्टेट के पास पावर है कि दोनों मिलके बनाएंगे मुद्दे। ठीक है सर, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। तो सर इनकम टैक्स किस लिस्ट में लिखा है, वो कहां लिखा है, वो उसको पास पावर किसको दी है। दोस्तों इनकम टैक्स एक सेंट्रल लॉ है, मतलब उसको किसने बनाया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब पार्लियामेंट में। तो वो कहां लिखा होगा दोस्तों, लिस्ट 1। आओ मैं आपको वो दिखाता हूं, लिस्ट 1। बिल्कुल सर दोस्तों, मैं आपको ना बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ना दिखा रहा हूं ताकि आपको पिक्टोरियल मेमोरीज के भी थ्रू याद रहे। ठीक है, वरना लोग उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है कि लिस्ट 1 क्या है, 7th शेड्यूल क्या है, आर्टिकल क्या बोलता है। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं यहाँ पे कि चीजें कहाँ लिखी हैं। आइए मैं अब आपको दिखाता हूं लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 हम देखते हैं। थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमको लिस्ट दिखेगी। यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, शेड्यूल में हमको लिस्ट देखने के लिए जाना पड़ेगा 7th शेड्यूल में। देखो सर 7th शेड्यूल। ठीक है, आर्टिकल 246 याद है, इसी ने बोला था कि मुद्दे कहां कहां लिखे हैं और कौन कौन पावर बनाएगा। हमारा इनकम टैक्स क्या है, एक यूनियन लॉ मतलब एक सेंट्रल लॉ है, उसके ऊपर किसने बनाया होगा, पार्लियामेंट में मतलब यूनियन लिस्ट में होगा। तो दोस्तों इसका ना ये जो देखो डिफेंस ऑफ इंडिया, दिस इज एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर 2, दिस इज एंट्री नंबर 3। तो इनकम टैक्स पता है कहां लिखा है, मैं आपको दिखाता हूं। एंट्री नंबर है उसका 82, उसका एंट्री नंबर क्या है सर, 82। देखो 82 एंट्री नंबर है, वो क्या बोलता है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। हेंस प्रूव्ड, मैंने आपको क्या बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट ही नहीं देता। दोस्तों ये यहां लिखा है, कहां लिखा है, एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल मेंशन्ड इन आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आई होप आप मेरे को कैच कर सके होगे या समझ सके होगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको एक लाइन भी लिखवा देता हूं,
आप सिर्फ इन आर्टिकल्स को याद कर लेना, मे बी आपको पूछे, बट फिर भी आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी था। चलते हैं वापस अपने नोट्स पे। आइए दोस्तों, ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर था 23। आपको इसको याद करने के लिए आपको लाइन लिखनी है तो लिख लीजिए। आर्टिकल 265 क्या बोलता है? आर्टिकल 265 बोलता है कि, देखिए हम यहां पे लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। एक आर्टिकल है हमारा 265 और एक आर्टिकल है हमारा 246। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को टैक्स लेना है तो लॉ बनाना जरूरी है। आर्टिकल 246 बोलता है कि लॉ इन मुद्दों पे जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, मतलब उन्होंने सारे मुद्दे इन तीनों लिस्ट में डाल दिए। और ये तीनों लिस्ट कहाँ है दोस्तों? ये तीनों लिस्ट है 7th शेड्यूल में। कहाँ है? 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सारे मुद्दे पे बोल दिया कि जो लिस्ट 1 के मुद्दे हैं वो बाय पार्लियामेंट बनेगा, जो लिस्ट 2 के मुद्दे हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर खुद बनाएगा, जो लिस्ट 3 के मुद्दे हैं ये दोनों बोथ मिलके बनाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल लेवी, सेंट्रल टैक्स एक्ट है हमारा, इसलिए पार्लियामेंट के थ्रू बनेगा। मतलब वो लिस्ट 1 में है और लिस्ट 1 की भी किस एंट्री में है? एंट्री नंबर 82। तो दोस्तों ये है आपकी समरी कॉन्स्टिट्यूशन राइट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सर हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल ऑफ इंडिया पावर देता है लॉ ऑफ अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन टैक्सेशन। Which article of Constitution of India provides law of authority to make law on taxation? ठीक है दोस्तों, सर थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर लीजिए इसका। Which article of India Constitution requires requirement of law of authority to levy tax? क्वेश्चन है which article of Constitution of India requires requirement of law which requires requirement of law टू लेवी टैक्स। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 265। ये दोस्तों ये मैं करेक्शन करवा दूंगा, आपको जो फाइनल पीडीएफ मिलेगी उसमें एक सही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 265 बोलता है कि टैक्स लगाने के लिए लॉ होना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है सर, तो दोस्तों इसको भी क्या कर लेंगे हम? स्टार मार्क। ये यहाँ पे भी हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक है सर, हम समझ गए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज चार्जिंग सेक्शन? सर आपने बताया था सेक्शन नंबर 4 इज द बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स, जो सेक्शन चार्जेबिलिटी करता है ऑन इनकम ऑफ द पर्संस। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आंसर? इज बी।
क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों इस पे भी स्टार मार्क कर लेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको सब समझाता हूं कि होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये 4 टर्म्स हैं जो एक इनकम टैक्स के बंदे को पता होना चाहिए। ये टैक्स, ये हो उसको बोलते हैं टेक्निकल जार्गन है ये हमारे प्रोफेशन का। एक तो होता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है दोस्त? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स बता रखे हैं, कुछ ऐसे खर्चे बता रखे हैं कि अगर आप वो करते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन मिलती है अपने टोटल इनकम में से, माइनस करो उसको और बैलेंस जो भी है उसके ऊपर टैक्स पे करो, ठीक है। अगर वो उन प्रोविजंस का आप टू द फुल एडवांटेज में वो सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हो, अच्छे से वो सारे खर्चे करते हो, तो वो जो डिडक्शंस आप माइनस करवाते हो अपने टोटल इनकम से और टैक्स सेव करते हो, उसको बोलते हैं प्लान करना, इनकम टैक्स की प्लानिंग करना। एंड प्लानिंग इज लीगल। आप इनकम टैक्स के दायरे में रह के जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है उसको मीट करते हो और अपने टैक्स को सेव करते हो, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, ठीक है। सर डिडक्शन कौन से इन्वेस्टमेंट बता रहे हो आप? दोस्त उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट बता रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सेव करते हैं, आप इक्विटी शेयर्स के म्यूचुअल फंड लेते हैं। बहुत सारे हैं दोस्त इसमें और खर्चे हैं। आप अपने बेटे की बच्चों की ट्यूशन फीस पे करते हैं। आप अपना घर जब खरीदते हो तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, मूलधन जब चुकाते हो लोन लेने पे, जब घर खरीदने के लिए लोन लेते हो, लोन का भी जो मूलधन होता है वो जब चुकाते हो तो वो खर्चा। आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो अपने लिए, फैमिली के लिए, पापा मम्मी के लिए, दादा दादी के लिए, जो भी वो कुछ खर्चे हैं और जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स, अगर ये सब आप करते हो ना, तो आपकी जो टोटल इनकम में से जो डिडक्शन मिलती है, वो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आपका जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे उसको, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन मिलती है, उसके बाद जो टोटल इनकम आता है आप उस पर टैक्स पे करके चलते हो, ठीक है। अगर आप ये सब कुछ करते हो अच्छे से, अपने टैक्स को बिल्कुल कम कर लेते हो, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग करना, कि मैंने टैक्स प्लान किया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टैक्स मैनेजमेंट। दोस्तों टैक्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है ना, कि जब आप सारे कंप्लायंसेस बोले तो जैसे एग्जांपल ले लो, आप एडवांस टैक्स टाइमली आप अज्यूम अपना कैलकुलेट करते हो, टाइमली पे करते हो। अगर आप टाइमली पे नहीं करते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगती है। सिमिलरली आप रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल करते हो, अगर आप फाइल नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो ऐसा जब आप अपने टैक्सेस को मैनेज कर रहे हो, जहाँ पे आपके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी चीजें नहीं लग रही हैं और आप टाइमली हर चीज कर रहे हो, उसको बोलते हैं टैक्स को मैनेज करना, टैक्स मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो हो गया टैक्स मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट होता है दोस्त टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन होता है दोस्तों टैक्स की चोरी करना, ठीक है। आप जहां पे अपने इनकम को, फॉर एग्जांपल आप अपने इनकम को कम दिखाते हो, ठीक है, आप अपने इनकम को कम दिखाते हो, गवर्नमेंट से छुपाते हो, ब्लैक मनी से क्रिएट होता है। क्या होता है? ब्लैक मनी क्रिएट, ठीक है। तब आप अपने इनकम को कम करते हो तो आप टैक्स चुरा रहे हो, तो उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, जो कि इलीगल है। क्या है? इलीगल। और टैक्स प्लानिंग क्या था सर? वो तो लीगल था। करेक्ट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट होता है दोस्तों टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है दोस्त? जहां पे आप ना गवर्नमेंट के बनाए हुए प्रोविजंस जो हैं, जो गवर्नमेंट की जो इंटेंशन थी उसको बीट करते हो और उस प्रोविजन का गलत इस्तेमाल करते हो, गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हो, उसके लूप होल्स को निकालते हो और उसका गलत उपयोग करते हो अपना टैक्स कम करने में, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। क्या बोलते हैं? टैक्स अवॉइडेंस। ये लॉ के मॉरल जो लॉ का था बनाने के समय इस सेक्शंस को, उसको बीट कर रहा है, तो इमोरल होता है दोस्तों। ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि गवर्नमेंट नेक्स्ट नहीं तो उसके बाद की अमेंडमेंट्स लाती है जब फाइनेंस बजट के थ्रू, उसको अमेंड कर देती है और उस लूप होल को प्लग आउट कर देती है, ठीक है। उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। रिवाइज करें, टैक्स अवॉइडेंस मतलब लूप होल को ब्रीच करना, अब्यूज करना लूप होल्स को। टैक्स इवेजन होता है टैक्स की चोरी करना। टैक्स मैनेजमेंट होता है हर काम को टाइमली करना ताकि इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ना लगे। टैक्स प्लानिंग होता है
विद इन द सेक्शन, विद इन द इंटेंट एंड द मोरल ऑफ द लॉ में रह के हम जहां पे फुल एडवांटेज उठाते हैं उन प्रोविजंस का और अपने टैक्स को कम करते हैं डिडक्शंस के थ्रू, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, तो मिस्टर ए यहाँ पे जो है वो अब्यूज कर रहे हैं टैक्स के लूप होल को एंड मैनिपुलेट करना चाहते हैं लॉ को अगेंस्ट द मोरल। तो ये क्या है सर? ये तो आपने बताया टैक्स अवॉइडेंस है। हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। ठीक है सर, हमको आ गया समझ में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेक्चर, बट प्लीज मेरे साथ बने रहें। ठीक है, इससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो रहा है, कुछ नए टॉपिक्स भी मैं आपको समझा रहा हूं, आपके एमसीक्यूज भी टेस्ट हो रहे हैं, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो रही है। प्लीज इसको मिस मत करिए, आप इसको पूरा देख के चलिएगा। ठीक है, मैं भी आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ, आपको हर चीज समझा के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर, एज पर न्यू सेक्शन BAC इंसर्टेड, व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल जिसकी एज 54 है, जिसका इनकम 8.5 लाख है। दोस्त इसको भी एक स्टार मार्क करेंगे और आएंगे वापस अपने नोट्स में। कहाँ पर आएंगे? नोट्स में। उसमें एक पोर्शन था जो मेरे से रह गया था डिस्कस करना। ठीक है, बच्चों ने बोला कि सर ये तो रह गया, आपने बताया नहीं, तो मैं सोचा उसको MCQs में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, आइएगा यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, आप आइएगा पेज नंबर 8 पे दोस्तों, पेज नंबर 8 पे अपने नोट्स पे आइएगा। यहां पे लिखा है स्पेशल टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। ये BAD नहीं है दोस्त, ये BAC है। क्या है ये D नहीं है, ये है C, BAC। तो दोस्तों हुआ क्या है ना, इस फाइनेंस एक्ट 2020 में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इजी करने के लिए कंप्लायंसेस, ताकि आपको बहुत सारे कंप्यूटेशन ना करना पड़े, आपको पूरा एक्ट तो समझना ना पड़े, उन्होंने क्या किया, एक सिंपल टैक्स रेट निकाल दिया, फ्लैट रेट बोल दिया, जो कि एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल्स के ऊपर एंड HUF के ऊपर ओनली। इंडिविजुअल्स एंड HUF के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और कौन से असेसमेंट ईयर से? बजट, मैंने फाइनेंस रेट कौन सा बोला? 2020। ठीक है, असेसमेंट ईयर हो गया 2021, 2022। इन्होंने बोला कि कोई डिडक्शंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप अपनी सिर्फ इनकम कैलकुलेट करो। इनकम आपका जिस भी स्लैब में फॉल करता है उस स्लैब के हिसाब से टैक्स रेट पे कर दो। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि कुछ डिडक्शंस नहीं दे रहे हैं, इन्होंने क्या किया, स्लैब रेट के जो परसेंटेजेस थे ना उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था हम उसको बोलते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए अप टू 2.5 लाख तो हमारा भी नील था। हाँ सर, ये तो हमारा भी नील था। 2.5 लाख से 5 लाख सर हमारा भी 5% था, इनका भी 5% है सर, बराबर ही है अभी तक तो। हाँ दोस्तों आगे देखते हैं। 5 लाख से 7.5 लाख 10%। सर ये तो हमारा नहीं था, ये तो हमारा दोनों कंबाइंड था यहाँ से लेके यहाँ तक, और 20% था। तो दोस्त हुआ ना यहाँ बेनिफिट। हाँ, 7.5 से 10 लाख तक 15% लेंगे और हमारा 20% क्या रेट था, क्या था, 20% का हमारा ये इन दोनों स्लैब के ऊपर 20% का टैक्स रेट था। हाँ सर, और दोस्तों हमारा 10 लाख से 15 लाख तो कोई स्लैब ही नहीं था, ना तो 12.5 लाख ना अबव हमारा, तो इसके बाद सारा टैक्स था 30% के हिसाब से इसके बाद। बट इन्होंने और बाइफरकेट किया, इन्होंने 2.5 लाख के चंक बनाए, 2.5 लाख के टुकड़े बनाए और 5% से इंक्रीज करते गए। तो 15 के बाद 20 आया, 12.5 लाख, 12.5 लाख के बाद 15 आया तो 25 कर दिया, उसके बाद 15 लाख के ऊपर सबके ऊपर 30 कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस रेट लगाया, थोड़ा सा रिड्यूस रेट दिया है एक्ट के अंदर, जो कि सॉरी, जो कि एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो सेक्शन है, जो न्यू सेक्शन है वो 15115 BAC है। कौन सा है? 115 BAC इंडिविजुअल्स के लिए और HUF के लिए एप्लीकेबल है। और इन्होंने बोला अपनी इनकम को देखिए
और स्लैब रेट्स को अडॉप्ट करते चलिए। ठीक है, आपको स्लैब रेट ये बिल्कुल इजी टू रिमेंबर है, क्योंकि 2.5 लाख का स्टंक बनाया है, 5% के स्लैब बनाए हैं। 2.5 लाख 0, 2.5 से फिर 5%, 5 से 7.5 15, ठीक है, 7.5 से 10 20, फिर 10 से 12.5 कितना हो जाएगा 25, 12.5 से 15 30। तो बहुत इजी टू रिमेंबर है। ठीक है, ये मेरे से रह गया था क्लासेस में, तो बच्चों ने बोला व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कि सर ये रह गया है, आप इसको कवर कर दीजिएगा। तो मैंने इसको एमसीक्यू के फॉर्म में अपने नोट्स में ले लिया था। आइए दोस्तों वापस चलते हैं अपने एमसीक्यू से क्वेश्चन पे। आइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था सर? यहाँ पे क्वेश्चन था कि BAC के हिसाब से जिसका साल 54 है उसके 8.5 लाख के ऊपर क्या टैक्स रेट लगेगा? सर हमने अभी देखा कि जो 7.5 से 10 लाख के बीच में था वो था 20%। सही सर? सर कैसे? 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 से 7.5 15, 7.5 से 10 20। तो ये फॉल करता है 7.5 से 20 के बीच में। तो राइट आंसर इज डी। दोस्त इसको भी स्टार मार्क करिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। मिस्टर ए मतलब सर ये तो मतलब इंडिविजुअल हो गए। हाँ दोस्तों ये हो गए इंडिविजुअल, जिन्होंने इंडिया को छोड़ा ऑन 12 दिसंबर 2019 में। ठीक है, छोड़ दिया था। अब वो दोबारा इंडिया में आए हैं प्रीवियस ईयर 2020-22 में ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे हम ये आए हैं 4 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, फिर वापस चले गए, फिर दोबारा 5 सितंबर को आए, 12 दिसंबर को फिर चले गए, और फिर 1 जनवरी से 31 मार्च तक वो इंडिया में ही थे। तो बताओ इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? ठीक है, तो सर हमको याद है, हमने याद किया था रेजिडेंशियल स्टेटस हम जब निकालते हैं तो इंडिविजुअल्स के लिए जो आपने हमको बताया था वो बताया था, इंडिविजुअल्स के लिए जो आपने हमको बताया था, हाँ सर आपने हमको इंडिविजुअल्स के लिए जो बताया था ना वो था कि इंडिविजुअल्स एंड HUF कैन ईदर बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, एंड इसका फर्दर भी आपने बताया था सर कि रेजिडेंट में भी ये फर्दर जाके या तो बन जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट या तो बन जाएंगे नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है सर, आपने हमको ये बताया था, हमको याद है। फिर आपने हमको बताया था कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए हमको कुछ नंबर ऑफ डेज देखने पड़ते हैं। आपने कुछ ऐसा टाइमलाइन बनवाया था, आपने बोला था 365 डेज को यहाँ पे मार्क कर लो एज पर द ईयर। अगर लीप ईयर है तो 366, बी प्रिसाइज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज को लेके। आपने बोला सर कि अगर कोई 182 दिन या ज्यादा है तो वो तो बन जाएगा रेजिडेंट, कोई 60 दिन या उससे कम है तो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, और जो इसके बीच में फॉल करेगा उनको फिर से कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वो इस वाले प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पुराने 4 प्रीवियस ईयर में इंडिया के अंदर 365 या इससे ज्यादा दिन था कि नहीं। सर हमको याद है ये। ठीक है सर, हमको याद है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। आइए निकालते हैं नंबर ऑफ डेज मिस्टर ए का, इंडिया में कितना था वो प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो सर 4 अप्रैल से 30 दिन, तो सो ये हो गए 26 डेज इंडिया में हो गए, प्लस सर 5 सितंबर से 12 दिसंबर, तो सर सितंबर में होते हैं सर 30 दिन, तो ये हो गया यहाँ पे 25 दिन, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, नवंबर में होते हैं 30 दिन, और यहाँ पे हो गया 12 दिन। तो सर ये हो गया 3, ये हो गए 8, 3 4
सर ये हो गया 98 डेज, तो सर यहाँ पे हो गया 98 डेज सर, ठीक है। फिर वो आए 1 जनवरी को, तो सर 1 जनवरी में से लेके 31 दिन तो यहाँ पर हो गए, प्लस फरवरी में हो गए 28 दिन, क्योंकि ये फर्स्ट ये फरवरी नॉन लीप ईयर था, लीप ईयर नहीं था, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर में फरवरी कौन सा होगा 2021, जो कि लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। प्लस सर 31 मार्च वो यहाँ पे भी हो गए, तो हो गए 8 9 10 3 3 6 7 8 और 1 9, सर ये हो गए 90 दिन यहाँ पे भी, तो सर 90 दिन यहाँ पर हो गए और 98 डेज, तो सर सफिशिएंटली 182 डेज को उन्होंने क्रॉस कर दिया, तो सर ये हो गए रेजिडेंट सर। बट अब हमको देखना है कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। सर ये रेजिडेंट तो बन गए सर, हाँ सर रेजिडेंट तो बन गए, क्योंकि वो इस वाले क्राइटेरिया में फॉल कर गए सर, 182 डेज से ज्यादा हो गए। बट वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है सर, आपने बताया था हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? हमको सर ये देखना होता है, इसमें 2 कंडीशंस को हमको मीट करना होता है, 2 कंडीशंस मीट करना होता है, बिल्कुल सही सर। 2 कंडीशन आपने बताए थे, कौन कौन से होते हैं? 2 कंडीशन आपने बताए थे कि पहला तो कंडीशन ये होता है कि पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से वो 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया में, और पिछले 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन से ज्यादा होना चाहिए इंडिया के अंदर। हाँ सर हमको याद है। तो सर मिस्टर ए तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को छोड़ा था प्रीवियस ईयर में, मतलब उससे पहले तो वो इंडिया में ही थे, मतलब वो उन्होंने ये भी सेटिस्फाई कर दिया, उन्होंने ये भी सेटिस्फाई कर दिया, तो सर वो तो फिर हमारे ऑर्डिनरी बन गए, हमारे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें सही है वो है ए, वो है ए, क्योंकि उन्होंने तो इंडिया को फर्स्ट टाइम यहाँ पे छोड़ा था प्रीवियस ईयर में, और उससे पहले तो वो इंडिया में ही थे, तो पिछले 10 सालों में वो 2 साल मिनिमम तो थे ही थे, और उसके बाद वो 730 दिन तो थे ही थे। तो ये हो गए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? ये बोलता है कि कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1961, टोटल इनकम थी 6,25,000, टोटल इनकम थी 6,25,000 एंड एलिजिबल डिडक्शन से 1.5 लाख रुपए की। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछो कैसे? तो क्या करेंगे, 6.5 लाख में से 1.5 लाख को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे निकाल के हमारा टैक्स कितना आ जाएगा। 1.5 लाख में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 5 25 475, और वो बोलेंगे कि मिस्टर ए है, और कुछ बोला नहीं है तो रेजिडेंट होंगे, ठीक है। तो इन पे 87 ए का रिबेट मिल जाएगा, ये नील हो जाएगा। नहीं, गलत दोस्तों, गलत। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे टोटल इनकम बोला है, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम बोला है। अगर मैंने ग्रॉस टोटल इनकम बोला होता तो आप इस डिडक्शन को माइनस करते, मतलब 625 जो है आया है वो आफ्टर डिडक्शन आया है, ठीक है। दिस इज आफ्टर डिडक्शन, ऑलरेडी डिडक्शन से ऑलरेडी हो चुका है, तो 87 ए इसमें नहीं लगेगा दोस्तों, नहीं। ठीक है सर, हो गया क्लियर, हम हो गए अलर्ट अब। हाँ सर अब इसकी ए चाहिए होगी हमको स्लैब निकालने के लिए, निकालो 1961 और 1 अप्रैल सर। हाँ सर हमको याद है, आपने कॉन्सेप्ट बताया था हमको कि 1 अप्रैल जो होता है वो 31 मार्च को ही उसका बर्थडे मना लेते हैं रात में, तो 31 मार्च को ही उसका साल पूरा हो जाता है। सर हमारे लिए हमारा प्रीवियस ईयर 2021 है, तो सर ये हो जाएगा 60 ईयर्स का। तो सर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसलिए इनको सर 3 लाख का स्लैब मिलेगा, बड़ा हुआ स्लैब, 2.5 लाख का नहीं, 3 लाख का स्लैब मिलेगा, बिकॉज हमारा ये हमारे बन जाएंगे सीनियर सिटीजन, क्योंकि हमारा सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 60 ईयर्स एट एनी डे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो सर ये तो 60 ईयर्स के लास्ट डे पे हुए हैं, तो इनको 3 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा।
ठीक है सर, हम इसका निकाल लेंगे, अब तो हम समझ में आ गए हैं हमको। हम 6,25,000 है हमारे पास, 3 लाख इसमें से माइनस करेंगे, बच जाएगा 3,25,000 सर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम टैक्स कैसे निकालेंगे, देखिए 6,25,000 है। ठीक है, पहले 2.5 लाख पे 0, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500 और नेक्स्ट 1,25,000 पे 20%, तो हो जाएगा 25,000। ठीक है, 20%, तो ये हो गया 37,500 प्लस 4% का सेस, ये हो जाएगा सर 39,000। सर इसका आंसर हो गया बी। ठीक है सर, हम क्लियर हो गए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर। फाइनेंस बजट जो लोकसभा में प्रेजेंट होता है वो फाइनेंस एक्ट का बनता है। सर हमको बहुत अच्छे से याद है, जब प्रेसिडेंट इसको एक्सटेंड देते हैं। हाँ सर हमको याद है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले बजट जो होता है वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है, वहां से वो राज्यसभा में जाता है। जब इन दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए, और जैसे ही प्रेसिडेंट इसको एसेंट देते हैं द फाइनेंस बिल बिकम फाइनेंस एक्ट। ठीक है सर, हमको क्लियर हो गया, आप हमको आगे ले चलो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मिस्टर ए जिनकी एज 60 थी, टोटल इनकम 2 लाख रुपए था और इनके डिडक्शंस जो थे, टोटल इनकम दोस्तों दोबारा ध्यान से, डिडक्शंस थी इनकी 1 लाख रुपए की। डिडक्शन कितनी थी, 1 लाख रुपए की। इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। दोस्तों इसको एज 69 मत करो, इसको 59 कर दो, इसको 59 कर दो। अब इसका आंसर दो मेरे को, आंसर दो। टोटल इनकम 2 लाख मतलब आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शन कितनी है 1 लाख, तो टोटल हमको रिटर्न ऑफ इनकम देखने के लिए सर आपने बताया था कि हमको ग्रॉस इनकम देखनी होती है, ग्रॉस इनकम। तो सर इसका ग्रॉस इनकम तो 3 लाख है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर रहा है, तो सर इसको तो रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो आंसर इज यस। ठीक है, और अगर मैं इसे 60 ईयर्स के लिए कंप्यूट करूं तो 60 ईयर्स के लिए कंप्यूट करूंगा तो द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इज 3 लाख, मतलब इसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं 59 ईयर्स के हिसाब से इसको चेक करूं तो उसका ग्रॉस इनकम कितना हो जाएगा, 2 लाख प्लस 1 लाख इज 3 लाख। ठीक है, क्योंकि टोटल इनकम जो हम निकालते हैं डिडक्शंस माइनस करने के बाद निकालते हैं, तो अगर हमको ग्रॉस इनकम पे आना है तो डिडक्शंस को जब ऐड बैक करेंगे तब हम ग्रॉस इनकम पे आ जाएंगे। दोस्तों इस पे क्वेश्चन मत पूछना, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, मैं आपको दोबारा बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन पे जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो लगता है कि यार हम क्या ढंग से नहीं बता रहे हैं क्या। देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो हमने क्या बोला था कि पहले होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, उसमें मान लीजिए कुछ आपका 100, यहाँ पे 100 रुपये दिया है। ठीक है, डिडक्शन माइनस करनी होती है, मान लो अगर 10 रुपये है तो टोटल इनकम कितना आता है, टोटल इनकम आता है 90 रुपये। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 रुपये ऐड बैक करोगे ना तो ग्रॉस टोटल इनकम पे आओगे। सिमिलरली यहाँ पे टोटल इनकम कितना बोला हमने, यहाँ टोटल इनकम बोला हमने 2 लाख रुपए। ठीक है, डिडक्शन बोला 1 लाख रुपए, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितने का हो गया, 3 लाख रुपए। आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मिस्टर ए क्या टोटल इनकम है 4.5 लाख रुपए और इन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी अपनी ड्यू डेट से पहले। ठीक है सर, तो पेनल्टी बताओ क्या लगेगी 234F के अंदर। सर हमको याद है आपने बताया था कि अगर तो आपकी टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज तो आप 1,000 रुपए की पेनल्टी लगती है अगर आप ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भरते हो तो। और अगर मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको लिख के, देखिएगा पेनल्टी कैसे बताइए। गवर्नमेंट ने पेनल्टी बताई है कुछ इस तरह, 2 कैटेगरी में बांट दिए। आपकी टोटल इनकम 5 लाख है, ठीक है, तो आपके ऊपर 1,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा आप जब भी रिटर्न भरो। बट अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज है दोस्तों, मोर देन 5 लाख है, तो उन्होंने फर्दर 2 बाइफर्केशन कर दिए।
इन्होंने बोला अगर आप रिटर्न 31 दिसंबर में भर देते हो तब तो 5,000 रुपए है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद भरते हो, 31 दिसंबर के बाद भरते हो तो 10,000 रुपए है। तो मतलब सर 1,000 रुपए चाहे वो 31 दिसंबर से पहले भरे, 31 दिसंबर से पहले भरे या उसके बाद में भरे तो भी 1,000 रुपए ही लगेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज 1,000, क्योंकि इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज। हाँ सर, हमको क्लियर है ये। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मिस्टर ए जिनकी एज 54 ईयर्स की थी, उनका एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो था प्रीवियस ईयर का प्रोफेशन से 12 लाख रुपए का था। इंटरेस्ट उनको डिपॉजिट जो उन्होंने किया है, जो इंटरेस्ट जो उनको मिला है एफडी से, वो 2 लाख रुपए का है। उनका एस्टिमेटेड टीडीएस जो है पूरे साल का उनको लगता है 24,000 के आसपास कटेगा। तो बताओ एडवांस टैक्स लायबिलिटी उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितनी पे करनी है। दोस्तों ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट बच्चे इस पे बहुत क्वेरी पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने पर्पसली इसको रखा है और कोई ऑप्शन नहीं दिया है इसका। ठीक है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए कि सर टीडीएस आपने पहले वाले में माइनस करना है कि हमको प्लस करना है, हमको क्लियर नहीं हो रहा है। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर क्या आप हमको दोबारा एक्सेल पे पढ़ाओगे? हाँ सर, हम इसको दोबारा एक्सेल में आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, हम आ गए एक्सेल पे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन बोलता है कि मिस्टर ए है, ठीक है, जिनकी एज है 54 ईयर्स की, ठीक है, उनका जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ रही है वो है 12 लाख। ठीक है, और उनका जो इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट का जो इनकम आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख रुपए का। ठीक है, हाँ सर ये तो एस्टिमेटेड हो गए। हाँ सर ये एस्टिमेटेड है हमको भी। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेटेड इनकम हो गया। ठीक है सर, डिडक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये हमारा बन जाएगा टोटल इनकम। यही हमारा टोटल इनकम बन जाएगा। एस्टिमेटेड टोटल इनकम बन गया हमारा 14 लाख रुपए। ठीक है, लेस एस्टिमेटेड टीडीएस पूरे साल में कितना कटने वाला है। पूरे साल में सर इसने एस्टिमेट किया है कि 24,000 कट जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 14 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टैक्स। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। तो उम्र 54 साल है, अज्यूम करते हैं रेजिडेंट है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो 2.5 लाख पे 0। ठीक है सर, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आ जाएगा 12,500। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, एंड देन बैलेंस मतलब 14 लाख माइनस 10 लाख पे हमारा निकालेंगे हम 30% के हिसाब से। ठीक है, टोटल करेंगे, ये आ जाएगा बेसिक टैक्स। ठीक है, इस पे लगाएंगे हम सेस, क्योंकि सरचार्ज देखिए मैं लिख देता हूं आपकी क्लियरिटी के लिए कि यहाँ पे जो सरचार्ज है वो हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा इनकम 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सेस, तो दिस इंटू 4% का सेस। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी इसमें से हम अपना टीडीएस को माइनस करेंगे। हमने एस्टिमेट लगाएगी पूरे साल में 24,000 कट जाएगा हमारा टीडीएस। ठीक है, तो दिस माइनस दिस, ये हमारा हो गया टैक्स लाइबिलिटी। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोला है हमें क्वेश्चन में। हाँ, तो सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हम कब पे करते हैं दोस्तों? 15 जून तक। 15 जून तक पे करते हैं। और कितना परसेंट? 15%। तो सर इसका हम 15% निकाल लेंगे। 32,670 रुपए हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? दिस इज
आर आंसर 32,670 हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर टीडीएस सिर्फ पास्ट पीरियड का लेना है, पूरे साल का लेना है। दोस्त न्यूमेरिक तो पहली बात न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा नहीं। जो मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था ना, वो प्रैक्टिकली मैंने आपको डिस्कस करके चला था कि लोग ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ पास्ट पीरियड का लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पूरे साल का लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में अगर बोला होता कि सिर्फ पास्ट पीरियड का इतना टीडीएस कटा है तो हम सिर्फ वही लेते। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि पूरे साल का एस्टिमेटेड इतना है तो हम पूरे साल का लेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में लिखा क्या है। बट आपको वो भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपके पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, सिर्फ मैंने आपके यहाँ पे क्वेरी को रिजॉल्व किया है। आई होप अब आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं वापस अपने नोट्स पे, अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं। ठीक है, तो सर इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 32,670 रुपीज। ठीक है सर, हमको हमारी क्वेरी भी क्लियर हो गई। चलिए नाइस दोस्तों, हमारा मोटिव ही यही है एमसीक्यूज, आपकी क्वेरीज और आपके पढ़ाने का, कि आपकी क्वेरीज, आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस निखर के आए और आप पेपर में चकदे फट्टे करके आओ। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? सर हमें तो पता है, ये होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। और आपने बताया था कि ये तो 10 डिजिट्स का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। हाँ सर, हमको याद है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज टू बी पेड ऑफ बाय थर्ड इंस्टॉलमेंट में? हमें कब तक, थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें कितने परसेंटेजेस पे करना होता है? सर पहले में 15, दूसरे में 45, तीसरे में 75। हाँ सर, तो सर इसका आंसर है 75। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? व्हाट इज द सरचार्ज रेट ऑफ फॉरेन कंपनी हैविंग टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़? सर फॉरेन कंपनी पे आपने हमको बताया था, हमको याद है कि फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट फ्लैट होता है 40%। उसके बाद सरचार्ज लगता है, अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 2%, और 10 करोड़ से ऊपर है तो सर उस पर लगता है 5%। हाँ सर, तो हमारे क्वेश्चन में इनकम है 2 करोड़, तो सर हमारी जो लगेगा सरचार्ज वो लगेगा 2%। हाँ सर, हमको याद है। नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स फॉर नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन? दोस्तों मैंने आपको बताया था और अभी दोबारा रिकॉल भी कराया ऊपर के क्वेश्चंस में कि जो स्लैब होता है, जो 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बोथ। एंड जैसे ही आप सीनियर सिटीजन पे जाते हो, वो जो 3 लाख वाला स्लैब है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडियन रेजिडेंट सिटीजन। ठीक है, सिटीजन, नो नॉट सिटीजन, दैट इज एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या है? नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो इनके लिए 2.5 लाख वाला ही स्लैब चल के चले। अगर ये सुपर सीनियर भी होते तो भी इनको 2.5 लाख का ही स्लैब मिलता, क्योंकि हमारा एक्ट बोलता है कि वो जो 2.5 लाख, वो जो 3 लाख या 5 लाख वाला जो बेनिफिट है वो हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जिनकी एज 36 है, टोटल इनकम है 3.5 लाख रुपए, इसके ऊपर का टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। ये मैंने क्वेश्चन पर्पसली रखा है क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन होगा। 87A का रिबेट वो देखेंगे कि टोटल इनकम अप टू 5 लाख नील टैक्स, नहीं, 87 का जो टैक्स है दैट इज इंडिविजुअल, जो कि रेजिडेंट है, सिर्फ उसके लिए बेनिफिट एप्लीकेबल है। तो मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी इनकम इज अप टू 5 लाख, उनके लिए बेनिफिट है। तो ये तो नॉन रेजिडेंट है, तो इसके लिए बेनिफिट है ही नहीं, वो तो इसके लिए स्लैब मिलेगा। कौन सा? 2.5 लाख वाला। आप कैलकुलेट करना, इसका रेट आएगा 5,200 टैक्स आएगा, तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। ठीक है, 2.5 लाख पे 0, नेक्स्ट 1 लाख पे 5% लगाना, उसके ऊपर सेस लगा के चलना। ठीक है सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 नंबर इज व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर मिसेस एबीसी एलएलपी। सर एलएलपी क्या होता है दोस्तों, याद करो मैंने आपको लिखवाया था कि फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। इनकम टैक्स के पर्पस के लिए जब भी हम बात करते हैं फर्म की, इट इंक्लूड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, शॉर्ट फॉर्म इज एलएलपी। ठीक है सर, मतलब फर्म की बात हो रही है। हाँ सर, फर्म की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो फर्म के लिए सर आप हमको बताओ कि 2 करोड़ का टोटल टर्नओवर है। हाँ सर, टोटल टर्नओवर है, तो रिटर्न का फाइल करनी है। सर आपने बताया था कि जहां पे किसी भी असेसी को टैक्स ऑडिट के लिए अपना ऑडिट कराना पड़ता है, उसके लिए जो ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर होती है। सर आपने बताया था कि फर्म की टैक्स ऑडिट के लिए दो हमारे पास लिमिट्स हैं। एक तो है कि जहाँ पे टोटल टर्नओवर क्रॉस करता है 1 करोड़, और दूसरा ये होता है सर बिजनेस के लिए, सेल के लिए जहाँ पे टर्नओवर निकलती है, और सर दूसरा होता है 75 लाख, वो होता है सर प्रोफेशंस के लिए। ठीक है सर, तो सर ये एलएलबी है, 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, मतलब ऑडिट होगा तो मतलब सर इसका जो ड्यू डेट होगा वो 31 अक्टूबर होगा। आंसर इज बी। हाँ सर, हमको याद है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर मिस्टर ए, जिनका ग्रॉस रिसीट जो है प्रोफेशन से 75 लाख है। ठीक है दोस्तों, ये 75 लाख नहीं है, सॉरी यहाँ पे इसको करेक्ट करिएगा, सॉरी ये 50 लाख है, 50 लाख। बिजनेस के लिए टर्नओवर जो है ऑडिट का वो है 1 करोड़, और जो टर्नओवर है प्रोफेशन के लिए वो है 50 लाख। सॉरी ठीक है, 1 करोड़ एंड 50 लाख। सिमिलरली यहाँ पे ग्रॉस रिसीट जो प्रोफेशन से है 75 लाख है, मतलब एक्सीडिंग 50 लाख, तो इसका भी क्या होगा, ऑडिट होगा। मिस्टर ए इंडिविजुअल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा टैक्स जो ड्यू डेट्स बोलती है कि एनी असेसी जिसका टैक्स ऑडिट होना है उसके लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर। डोंट गेट कंफ्यूज बाय टोटल इनकम। टोटल इनकम से ऑडिट का कोई लेना देना नहीं है, टर्नओवर बेस्ड ऑडिट हमारा डिसाइड होता है। तो आंसर इज बी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इज एबीसी एचयूएफ है, एक एचयूएफ है जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो होता है वो पार्शियली मैनेज फ्रॉम इंडिया है एंड पार्शियली बाहर से मैनेज होता है, और मिस्टर ए हैं जो करता है इसके एबीसी के एचयूएफ के करता हैं, उन्होंने कभी इंडिया नहीं छोड़ा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ का क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको बताया था इनका इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का। वैसे हम निकालते 7 पर्सन्स के हैं, 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन जो डिफाइंड है इनकम टैक्स में, हम 7 के लिए उनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं ताकि कौन सी इनकम इंक्लूड करनी है हमको पता चले। लेकिन हमने सिर्फ 2 का पढ़ा है, हमने सिर्फ एक ही का पढ़ा है अभी। किसका पढ़ा है? इंडिविजुअल का, वो जो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हमने आपको बताया था, ठीक है। बट अब ये देखिए, मैंने आपको लेकिन ये बोला था कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो होता है एंड एचयूएफ जो होता है वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉट रेजिडेंट भी हो सकता है, और रेजिडेंट में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। ये होते हैं सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में। बाकी जो 5% है उनके लिए ये बाइफर्केशन एग्जिस्ट नहीं करता, उनके लिए सिर्फ होता है या तो वो ईदर रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। क्लियर है? मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ कैन बी रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट, रेजिडेंट के अंदर ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, ये भी हो सकता है। एचयूएफ भी रेजिडेंट हो सकती है या नॉट रेजिडेंट, रेजिडेंट में भी ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन जैसे कंपनी हो गई, फर्म हो गया, एओपी बीओआई हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये जो 5 हैं इनके लिए जो बाइफर्केशन दी गई है एक्ट के अंदर वो सिर्फ रेजिडेंट्स है या नॉट रेजिडेंट है। ठीक है, सिर्फ इतना मैं आपको बताना चाहता हूं। हम वो नहीं देखेंगे कि उनके लिए पैरामीटर कितना है, ठीक है, वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसकी। सर आपने तो हमको सिर्फ इंडिविजुअल का बताया था कि नंबर ऑफ डेज देख लो, प्रीवियस ईयर में 182 डेज देख लो, 60 डेज देख लो। हाँ, आपने तो एचयूएफ बताया ही नहीं। हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको आज एचयूएफ का बता रहा हूं।
HUF का दोस्त रेजिडेंट कैसे निकलता है और नॉट रेजिडेंट कैसे होता है। अगर तो जो HUF है दोस्त आपकी, मैं आपको पहले HUF एक्सप्लेन कर दूं दोबारा एक बार फटाफट। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो मिस्टर ए है यहाँ पे, ठीक है, जिनके पास एक प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, जहां से वो रेंटल इनकम कमाते थे। मिस्टर ए के ना एक सन था जिसकी वाइफ भी थी, और इनके आगे एक बेटा था और एक बेटी थी। इनका रेंटल इनकम आता था और ये सन जो है वो अपना सैलरी से कमाता था। एक दिन क्या हुआ, मिस्टर ए की हो गई डेथ और ये जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर हो गई सन के पास। क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई सन के पास, ठीक है। तो ये जो रेंटल इनकम आता था ना दोस्तों, अब ये भी टैक्स लगेगा सन के हाथों में, है ना। तो इनकम टैक्स के अंदर क्या है, एक कॉन्सेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब इनकम टैक्स के आंखों में फैमिली को एक अलग पर्सन माना गया है। फैमिली देखिए क्या बनी, फैमिली बनी इन चारों को मिला के जो एक यूनिट बना, उसको बोलते हैं फैमिली। इन चारों को मिला के तो गवर्नमेंट के लिए एक तो ये इंडिविजुअल है, एक तो ये इंडिविजुअल है, ये भी एक इंडिविजुअल है, ये भी एक इंडिविजुअल है, और इन चारों को मिला के जो एक फैमिली बनी वो भी एक पर्सन इन्होंने माना हुआ है। तो इनकम टैक्स के लिए ये 5 एसएससी है अलग अलग, ठीक है। जैसे अब क्या करेंगे, अब मिस्टर सन ये प्रॉपर्टी अपने पास ना लेके ये प्रॉपर्टी को इस फैमिली के नाम पे कर देगा, इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे कर देगा, ताकि उसको इस रेंटल इनकम में से अपने सैलरी इनकम में, देखिए अपने सैलरी इनकम में तो डिडक्शन 2.5 लाख का मिलेगा ही मिलेगा, और जो HUF के हाथ में जो रेंटल इनकम आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है HUF को भी डिडक्शन मिलता है 2.5 लाख का, तो इसको भी 2.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। तो लोग इसीलिए HUF क्रिएट करते हैं ताकि कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले या उसमें से कोई भी अगर इनकम वगैरह आ रही है तो वो उस HUF के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि HUF एक अलग पर्सन है, उसके अलग बेनिफिट्स हैं, उसके अलग स्लैब रेट है, तो उनको इनकम टैक्स का फायदा हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं HUF। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो इन HUF मतलब इन चारों इंडिविजुअल का, इन चारों का इक्वली राइट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि हमारा हिंदू लॉ बोलता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी इस HUF के पास गई, इसका इनकम इस HUF के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये इक्वली इन चारों की है, इन चारों का राइट है इसके प्रॉपर्टी के ऊपर। ये होता है HUF, ठीक है। मैंने आपको बताया था HUF जैसे ही एक बंदा मैरिज करता है HUF ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, बट इनकम टैक्स के लिए आपको पैन नंबर लेना पड़ता है ताकि आप उसकी अलग से रिटर्न फाइल करो, और जो HUF के फैमिली मेंबर्स हैं उनकी अलग रिटर्न फाइल होती है, ठीक है। तो सर HUF रेजिडेंट कैसे बनेगा? HUF रेजिडेंट तब बनेगा दोस्त जब ये HUF होली पूरे तरीके से, देखिए इसको छोड़ते हैं, नॉट रेजिडेंट तब बनेगा जब ये जो HUF है होली मैनेज कौन कर रहा है एंड कंट्रोल कौन करेगा दोस्तों? इसके लिए लॉ बोलता है इसको मैनेज एंड कंट्रोल करेगा बिल्कुल जो एल्डेस्ट जो मेंबर होगा इस फैमिली का, जो इस केस में कौन है, जो इस केस में है सन, ये बेटा नहीं, ये सन, मिस्टर ए के जो सन थे वो एल्डेस्ट है, ये बन जाएंगे इसके कर्ता। क्या बन जाएंगे? कर्ता। इसको बोलेंगे कर्ता। जो एल्डेस्ट होता है उसी का डिसीजन चलता है पूरे मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। ये जो डिसीजन लेंगे वही होगा, तो इसको बोलते हैं कर्ता। तो इसको कंट्रोल एंड मैनेज, अगर तो ये जो हो रहा है HUF अगर इंडिया से बाहर के थ्रू हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया से हो रहा है, अगर ये मैनेज पूरा अगर आउट ऑफ इंडिया से बाहर मैनेज हो रहा है तो नॉट रेजिडेंट, काम खत्म। और अगर ये अगर पार्शियली या होली अगर इंडिया से हो रहा है तो ये HUF बन जाएगा रेजिडेंट, ठीक है दोस्तों। HUF है, HUF इज अ डिफरेंट पर्सन, मैंने आपको समझा दिया।
HUF को अगर कंट्रोल और जो मैनेज कर रहा है, अगर बाहर से हो रहा है होली अगर पूरा का पूरा बाहर से मैनेज हो रहा है, इंडिया से कुछ भी नहीं हो रहा मैनेज, तो वो HUF नॉट रेजिडेंट बन जाएगा। उस हिसाब से उसकी टोटल इनकम को जोड़ी जाएगी। अगर तो इंडिया में थोड़ा सा भी मैनेज अगर इंडिया के थ्रू हो रहा है या फिर पूरा ही इंडिया के थ्रू हो रहा है, तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। ठीक है, और उसके बाद अब रेजिडेंट फर्दर ऑर्डिनरी भी हो सकता है। HUF जो था फर्दर ऑर्डिनरी भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये डिसाइड होता है कर्ता के बेस पे कि कर्ता कहां रहता है। ठीक है, ये डिसाइड होता है कर्ता के बेस पे। एक बार आपका HUF जो है वो अगर रेजिडेंट बन गया, ठीक है, वो आपको देखना है कि अब जो कर्ता है, कर्ता अगर वही दो कंडीशंस हैं दोस्तों, देखो मैं आपको लिखता हूं, आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर तो कर्ता जो है पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर में अगर रेजिडेंट होता है, प्लस आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज इंडिया में रहता है, तो ये बन जाएगा ऑर्डिनरी। कौन? HUF बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं होती है, इनमें से एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं होती है, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, समझते हैं दोबारा। HUF सर, हाँ, एक HUF होता है, ठीक है, वो एक अलग पर्सन है इनकम टैक्स के आई के लॉ में। उसकी अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके अलग इनकम हो सकते हैं, उसका अलग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी है, उसका अलग टैक्स निकलेगा और उसके मेंबर्स जो होंगे उनका अलग टैक्स निकलेगा। हाँ सर, ये समझ में आ गया। तो अगर क्योंकि ये पर्सन जो HUF है एक अलग पर्सन डिफाइंड है, तो इसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी है। हाँ सर, जरूरी है, क्योंकि हमको इस बेसिस पे टोटल इनकम कितनी ऐड होनी है वो डिटरमाइन करना होता है। क्या ग्लोबल इनकम ऐड होगा, कि सिर्फ इंडिया वाली इनकम ऐड होगी, कि कौन सी इनकम ऐड होगी, वो हमें डिटरमाइन करने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस समझना जरूरी है। हाँ सर आपने बताया कि सिर्फ 2 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल एंड HUF, को रेजिडेंट के आगे बाइफरकेट किया गया है, या तो ऑर्डिनरी में या तो नॉट ऑर्डिनरी में, है ना। हाँ सर, बाकी जो 5 हैं उनके लिए सिर्फ रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तक खत्म हो जाता है पूरा केस। हाँ सर, हम बाकी 5 नहीं देख रहे, हम सिर्फ इंडिविजुअल और HUF देख रहे हैं। ठीक है सर HUF रेजिडेंट तब बनेगा जब चाहे वो थोड़ा सा भी या होली इंडिया से मैनेज हो रहा है तो रेजिडेंट, अगर वो पूरा का पूरा बाहर से मैनेज हो रहा है आउट ऑफ इंडिया से तो नॉट रेजिडेंट। हाँ सर, ठीक है सर। फिर आपने बोला सर अगर एक बार रेजिडेंट बन गया HUF, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कर्ता जो एल्डेस्ट मेंबर है HUF का, वो पिछले 10 सालों में से 2 साल इंडिया में होना चाहिए, प्लस वो पिछले 7 सालों में इंडिया के अंदर 730 दिन रहना चाहिए। हाँ सर, अगर ये दोनों कंडीशंस कंबाइंडली अगर मीट हो गई तो ये जो HUF थी वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ये 2 कंडीशन दोनों मीट नहीं हुई, मतलब कोई एक मीट हुई तो भी ठीक है, ये क्या बन जाएगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है सर, हमको हो गया क्लियर। अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि मिस्टर ABC HUF है जिसको कंट्रोल और मैनेज कहां से किया जा रहा है, पार्शियली इंडिया से। मैंने बोला था पार्शियली इंडिया से भी करते हैं तो भी वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। तो यहां तक तो वो बन गया रेजिडेंट। मिस्टर A कौन है, कर्ता। हाँ सर, अब हम कर्ता चेक करेंगे इसकी आगे की बाइफरकेशन देखने के लिए कि ये ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। हाँ सर, कर्ता क्या है सर, कर्ता कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं। अच्छा, तो कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं, तो इसकी जो दोनों कंडीशंस थी, पहली कि पिछले 10 सालों में से 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस 730 दिन होना चाहिए इंडिया के अंदर आउट ऑफ प्रीवियस 7 प्रीवियस ईयर। तो ये दोनों मीट हो गई सर, ये दोनों मीट हो गई, तो हमारा जो HUF है वो बन गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दोस्तों इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। आई होप आपको HUF
और उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर चेक करना भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको पूरा इनकम टैक्स का बेसिक समझ में आ गया। आपने एमसीक्यूज भी देख लिए, एमसीक्यूज में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए और हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लिया। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया हो, दोबारा से इन एमसीक्यूज को ट्राई करिए। अगर नहीं समझ में आया, दोबारा इस वीडियो को रिपीट मोड में सुनिए। ठीक है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर हो भी जाएंगे, प्लस हमारी पूरी की पूरी रिवीजन भी इनकम टैक्स की इसी वीडियो के थ्रू हो जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम चैनल पे हमको क्वेरी रेज करिए, व्हाट्सएप पे हमसे शेयर करिए, हम आपको आंसर देके चलेंगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट दिस इज द समरी ऑफ होल इनकम टैक्स जो हमने आज 4 लेक्चर में पढ़ा, और ये एमसीक्यूज हमने टच किया। ठीक है, बट मैं आपको एक वो दे दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स पेपर में नहीं आएंगे। जो न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ करे हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हैं। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनेंगे, तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो। आई है तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने न्यू टॉपिक के साथ जो कि होगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहिए एंड टेक केयर। टाटा, बाय बाय।